Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So class, today we all are going to continue our chapter number 6 of your book, Indian Constitution at Work, and the name of your chapter is Judiciary. So our today's topic is judiciary and parliament. In our previous class, we discussed about judiciary and rights, how judiciary protect our fundamental right, and how it act as the final interpreter of the constitution. So judiciary and parliament. Judiciary, as you all know, it protects our rights. It plus prevents subversion of the constitution. It means, what do you mean by prevents subversion of the constitution? It means in the process, Supreme Court actively involved itself in the administration of justice by giving directions to executive agencies. So Supreme Court क्या करती है, कोई भी केस चल रहा है या फिर पार्लियामेंट ने अगर कोई भी लॉ पास किया है या कोई भी प्रोटेस्ट हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ या फिर कोई चेंजेस हमें एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंजेस लाने चाहिए, तो वो एग्जीक्यूटिव को क्या कर सकता है, एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शंस दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन को या फिर पर्टिकुलर कम्युनिटी को या फिर होल कंट्री को हमें जस्टिस देने के लिए आपको इस डायरेक्शंस में काम करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है. सो जुडिशियरी प्रोटेक्ट आवर राइट्स एंड प्रिवेंट सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारा काम हो. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो रहा है या किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी कम्युनिटी के राइट वायलेट हो रहे हैं तो वो एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शंस दे सकती है. एग्जाम्पल क्या है, इट गेव डायरेक्शंस टू सीबीआई टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेट अगेंस्ट पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स. ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस के लिए सीबीआई को क्या कर सकती है, डायरेक्शंस दे सकती है कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है. इन्वेस्टिगेशन क्या पॉलिटिशियंस पे किसी भी करप्शंस को लेके हो सकता है या फिर कोई भी मिसबिहेवियर के लिए हो सकता है, किसी भी चीज के लिए सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डायरेक्शंस दे सकती है. ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए डायरेक्शंस दे सकती है. कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हवाला केस है, नाराशिमा राव केस है, इलीगल अलॉटमेंट ऑफ पेट्रोल पंप केस. दीज आर लाइक सम ऑफ द फेमस केसेस जहां पे जुडिशरी ने क्या किया है, बहुत एक्टिवली रोल प्ले किया है. ठीक है. So now the Indian Constitution is based on a delicate principle of limited separation of powers and checks and balances. So before moving further, there is a homework for you. You all are supposed to find out कि हवाला केस, नाराशिमा राव केस या और जो भी इलीगल अलॉटमेंट ऑफ पेट्रोल पंप केस है, तो इसका एक क्या कंक्लूजन निकला था. ठीक है, इस चीज के बारे में आप क्या केस स्टडी क्या रही है, क्या केस रहा है, थोड़ा बहुत आप पता करके लाएंगे इसके इन तीनों केस के बारे में. गॉट इट एवरीवन? Yes, so the Indian Constitution is based on the delicate principle of limited separation of powers and checks and balance. As you all know, like in India, we follow the separation of powers. We have this three organs in the government: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. और ये बहुत ही डेलिकेट है, तीनों के बीच में ही बहुत एक क्या है, बहुत ही सेंसिटिव जो है एक डिफरेंस है, बहुत ही लिमिटेड डिफरेंस है, बहुत सेंसिटिव है वो, बहुत लिमिटेड जो है आप बोल सकते हो कि डिफरेंस है इन तीनों के बीच में. तीनों एक दूसरे को चेक और बैलेंस करके रखती है. So it means the parliament is supreme in making laws and amending the constitution. पार्लियामेंट क्या करेगी, लॉज बनाएगी, अमेंड करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करेगा. ठीक है. एंड जुडिशरी इज सुप्रीम इन settling disputes, deciding whether the laws that have been made are in accordance with the provision of the constitution. ठीक है. स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि लॉ मेकिंग बॉडी है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, जुडिशरी जो है प्रोटेक्टिंग बॉडी है. तो इससे क्या है, डिस्पाइट सच क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी हैज रिमेन्ड अ रिकरेंट थीम इन इंडियन पॉलिटिक्स.
ओके, समहाउ अभी तक चैप्टर पढ़ा, आपको कहीं ना कहीं लगा होगा जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से ज्यादा पावर होल्ड करती है। तो इस वजह से भी क्या है, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी में बहुत बार देखने को मिलता है कि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर जुडिशरी या लेजिस्लेचर में भी हमें देखने को मिलता है कि कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है रहता है। एग्जाम्पल, पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी, राइट टू प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो सबसे बड़ा चला था, एक राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया गया था, एक लीगल राइट बना दिया गया था, फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बनाया गया था। तो यहाँ पे जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में क्या था, एक यू कैन से कॉन्फ्लिक्ट चला था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट था वो इसमें, बट 19 आर्टिकल 368 में, ओके, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 31 1951 को हुआ था, और इसके अकॉर्डिंग जमींदारी को क्या कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, ये याद रखना। सो राइट टू प्रॉपर्टी, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक अवे प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक यूज बाय प्रोवाइडिंग proper compensation. It means judiciary upholded fundamental rights when parliament tried to amend the constitution to enforce laws relating to acquisition of property, but the court said that even through an amendment a fundamental right cannot be abridged. सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अब ऑब्वियसली डेवलपमेंट के जैसे डैम्स बिल्ड हो रहे थे, अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग डैम्स बिल्ड हो रहे थे, इरिगेशन पे बहुत फोकस किया गया था, रोड्स बिल्ड हो रहे थे। तो यू कैन से कि उस टाइम पे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी मिली हुई थी सबको, और सेंट्रल गवर्नमेंट को हो सकता है कि यहाँ से पूरी रोड निकालनी है। ठीक है, ये सारी रोड जो है गवर्नमेंट की है, बट बीच में एक इतनी सी जो लैंड है वो किसकी है, किसी इंडिविजुअल की है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो जो भी प्लानिंग है पूरी बिगड़ जाएगी। अब रोड अगर निकालनी है तो उसको फिर ऐसे करके निकालनी पड़ेगी जो भी है, कि अगर हमें राइट टू प्रॉपर्टी को भी करना है, सपोज ये आपकी रोड का प्लानिंग है, इसमें बीच में घर आ रहा है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं करेगी ना कि उन्होंने यहाँ तक तो ये रोड कर ली, फिर ऐसे करके ये वाली रोड बना दी, ये ऐसे 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 तो नहीं बनेगा, राइट? कि हमें उसके राइट टू प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, उसको बचा के रखना है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बार ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो लेना स्टार्ट कर रही थी कि पब्लिक यूज के लिए हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेना है, एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी के बदले में वो क्या कर रहे थे, उनको प्रॉपर कंपनसेशन भी पे कर रहे थे। तो जुडिशरी ने अब बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन, आप फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक अमेंडमेंट के थ्रू भी क्या नहीं कर सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, तो आप ले नहीं सकते हो। तो ये काफी लंबा जो है जुडिशरी और पार्लियामेंट में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा था। आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368। नाउ जस्ट हाँ वो केशवानंदन भारती, अभी देखेंगे इसको। So the following issues were at the center of the controversy between the parliament and the judiciary. So what is the scope of right to property? What is the scope of the parliament's power to curtail, abridge or abrogate fundamental rights? What is the scope of the parliament's power to amend the constitution? Can the parliament make laws that abridge fundamental rights while enforcing directive principles? These are like some of the important questions which arose at that time. ठीक है, कि उस टाइम पे ये जितने भी आपके क्वेश्चंस थे राइज हो रहे थे, और ये जो पीरियड था स्पेशली 1967 से 1973 के बीच का पीरियड था, और इस टाइम पे जो ये कंट्रोवर्सी थी बहुत ज्यादा सीरियस हो रही थी, कि जुडिशरी बोल रही थी कि आप अमेंड नहीं कर सकते हो, आप राइट टू प्रॉपर्टी का क्या कर रहे हो, वायलेशन कर रहे हो जगह अगर आप किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हो तो। और सिमिलरली जब ये पार्लियामेंट क्या बोल रही थी कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो ये चीज करनी पड़ेगी, तो काफी लॉन्ग स्ट्रगल भी चला था
तो 1973 में क्या हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट गेव अ डिसीजन दैट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी सिंस देन, एंड दिस केस इज फेमस एज द केशव नंदा भारती केस। ठीक है, बहुत सारे केसेस आए थे राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, बट ये जो केशव नंदा भारती केस है वो काफी फेमस रहा था उस टाइम पे। ठीक है, केशव नंदा भारती केस 1973 में आया था और सुप्रीम कोर्ट को भी अब लग गया था कि अगर अब इस केस को हमने सॉल्व नहीं किया तो जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में जो एक ये डेलिकेट सी लाइन है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। 1973 में ये डिसीजन दिया था केशव नंदा भारती केस। उसी टाइम पे उन्होंने केशव नंदा भारती एक बहुत इम्पोर्टेंट यू कैन से कि बाबा थे या कुछ तो थे ऐसे, तो बहुत लोग भी बहुत मानते थे, तो उनका काफी इन्फ्लुएंस था लोगों में, इसीलिए। तो देखिए, फर्स्ट इट सेड दैट द राइट टू प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड इशू है वाज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर कुड बी सूटेबली अब्राइज्ड। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या है, आपके बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। फिर सेकेंडली the court reserved to itself the right to decide whether the various matters are part of the basic structure to the constitution. This case is perhaps the best example of how judiciary uses its power to interpret the constitution. So ये जितने भी क्वेश्चंस अराइज हुए थे, ठीक है, पार्लियामेंट के ऊपर या फिर जुडिशरी के ऊपर कि क्या राइट है, ठीक है, क्या आप वायलेट कर सकते हो स्ट्रक्चर को, और फिर उन्होंने जो पार्लियामेंट का भी जो है सुना कि पार्लियामेंट जो है डेवलपमेंट के लिए कर सकती है, नहीं कर सकती है। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, दिस रूलिंग हैज चेंज्ड द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। इस टाइम पे जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, इंटरप्रेट किया था। ठीक है, और ये बहुत मतलब यू कैन से कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है जब जुडिशरी ने अपने पावर का बहुत ही वाइजली यूज लिया। So this ruling has changed the nature of conflicts between the legislature and the judiciary, and according to 44th constitutional amendment, the right to property was taken away from the list of fundamental rights. ठीक है, फिर 44th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, इस इशू को, ये जो द राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट से हटा के एज अ लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, so some issues can still remain a bone of contention between the two. कौन-कौन से issues हैं? Can the judiciary intervene in and regulate the functioning of the legislature? क्या जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है और लेजिस्लेचर्स के फंक्शंस को रेगुलेट कर सकती है? Can a person who is held guilty for breach of parliamentary privileges seek protection of the courts? अब ये कुछ और दूसरे इश्यूज आप बोल सकते हो कि आज के टाइम पे है, क्या कोई पर्सन जो पार्लियामेंट्री को मतलब कि पार्लियामेंट्री लॉज को अगर ब्रेक कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, गिल्टी है, तो क्या उसे प्रोटेक्शन, कोर्ट्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी? Can a member of the legislature against whom the legislature has taken disciplinary action get protection from the court? लेजिस्लेचर में ही अगर किसी कोई लेजिस्लेटिव कोई मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर उसी के खिलाफ पूरा लेजिस्लेचर है, तो क्या कोर्ट उस लेजिस्लेचर को, वो जो मेंबर है उसको प्रोटेक्शन देगी? ये कुछ इश्यूज है जो आज के टाइम पे भी जो है काफी कॉन्फ्लिक्टेड है, कॉन्फ्लिक्टेड इश्यूज है बिटवीन पार्लियामेंट एंड judiciary. So there have been several instances where the parliament and state legislatures have cast aspersions on the functionings of the judiciary. बहुत सारे ऐसे instances हमें देखने को मिलते हैं जब पार्लियामेंट हो गया या स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हो गए, वो क्या है, वो जुडिशरी के फंक्शन पे पॉइंट आउट करते हैं कि वो हमें हमारा काम जो है, जुडिशरी जो हमें हमारा काम अच्छे से नहीं करने देता। So similarly, the judiciary too has criticized the legislature and issued instructions to the legislatures about the conduct of legislative business. Obviously, judiciary को भी बहुत चीजों में क्या है, प्रॉब्लम्स है, क्रिटिसाइज करती है लेजिस्लेटिव बॉडी को, इशू करती है कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स की लेजिस्लेचर को, जो है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए,
ये सारी चीजें। सो दीज इश्यूज इंडिकेट हाउ डेलिकेट द बैलेंस। कभी भी ऐसा है ना कि कितना हम देखते हैं कितने कॉन्फ्लिक्टेड इश्यूज हैं ये, और बहुत ही डेलिकेट इश्यू है। अगर थोड़ा सा भी बोलते ना ऊंच नीच हो गई तो ये मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। So these issues indicate how delicate the balance between any two organ of the government is, and how important it is for each organ of the government in a democracy to respect the authority of others. कि हमें क्यों एक दूसरे को, हर एक जुडिशरी को, दूसरे ऑर्गन्स को, या जो भी दूसरे ऑर्गन्स हैं उन्हें जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनकी पावर्स को, उनकी अथॉरिटी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, so this is all about this chapter. Thank you so much everyone. Okay, and if we conclude this chapter, तो हमने क्या देखा है, जुडिशरी का रोल देखा एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, और कितने टेंशन्स होने के बाद भी कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, तीनों के बीच में कितने टेंशन्स हैं, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उसके बाद भी जुडिशरी जो है उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जुडिशरी जो है बहुत अच्छे से अपना जो है रोल प्ले कर रही है, एंड देयर आर मेनी मोर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द जुडिशरी। ऑब्वियसली सीधे जो एक, अगर हम इंडियन पॉपुलेशन को देखें और अगर हम जस्टिस की डिमांड, जस्टिस के बारे में सोचते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये बिलीव रहता है कि हमें जस्टिस मिलेगा, जुडिशरी सिस्टम पे वो काफी फेथ है हमें। So ordinary citizens also wonder how it is possible for many people to get easy acquittals, and how witnesses change their testimonies to suit the wealthy and the mighty. Obviously ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे कि जुडिशरी यहाँ पे मतलब लैक करता है, तो इस चीज में जुडिशरी को क्या होना चाहिए, एक कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। These are some issues about which our judiciary is concerned too. You have been in this chapter that you have seen in this chapter that judiciary in India is a very powerful institution. This power has generated much awe and many hopes from it. Judiciary in India is also known for its independence. सबसे इम्पोर्टेंट है ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना, जस्ट लाइक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का होना इम्पोर्टेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का भी होना जरूरी है। सो थ्रू वेरियस डिसीजंस द जुडिशरी हैज गिवन न्यू इंटरप्रिटेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड प्रोटेक्टेड द राइट्स ऑफ सिटीजन। जैसे जैसे केसेस आते गए, जैसे जैसे सिचुएशंस आती गई, चैलेंजेस आते गए, वैसे वैसे जुडिशरी ने क्या किया है, इंटरप्रिटेशंस भी किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड डेमोक्रेसी hinges on the delicate balance of power between the judiciary and the parliament, and both institutions have to function within the limitations set by the constitution. अब कभी कभी जो डेमोक्रेसी है वो एक एज अ हर्डल जो है आ जाती है, और बैलेंस जो है उसको भी मतलब कि इरेगुलर करने की कोशिश करती है। बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज हैं उसको ध्यान में रखते हुए हर एक ऑर्गन जो है बहुत अप्रोप्रिएटली वर्क कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।